Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So this lecture is about Bode plots. सबसे पहले बॉडे प्लॉट्स होते क्या हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं. बॉडे प्लॉट्स लॉग मैग्नीट्यूड और फेज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये दो किस्म के रिस्पांसेस हैं जिनको बॉडे प्लॉट्स कवर करते हैं. एक लॉग मैग्नीट्यूड है और फेज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है जिसको हम देख रहे होते हैं एज फंक्शन ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा, और ये जो डायग्राम्स बनती हैं उन्हें हम बॉडे प्लॉट्स कहते हैं. सो बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक है लॉग मैग्नीट्यूड यानी कि जो मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है उसका आप लॉग लेंगे, और दूसरा है फेज़र प्लॉट, जो फेज़ आ रहा है वो आप प्लॉट करेंगे. तो सबसे पहले ये एक ट्रांसफर फंक्शन है आपके सामने, इसको आप यहाँ पर नोटिस कर लें. जी ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू दीज जीरोज एस प्लस जी वन जी टू एंड अप टिल जी के, एंड देर आर पोल्स एस टू द पावर एम. या ओरिजिन पे जो पोल्स हैं वो शो हुए हुए हैं, और देन द पोल्स P1 P2 अप टिल Pn लोकेशंस तक. सो बेसिकली जो दो चीज़ें हम ऊपर जिक्र कर रहे थे मैग्नीट्यूड की और फेज़ की, उसका मतलब क्या है. सबसे पहले जी ऑफ एस का हमने यहाँ पर ले लिया है मैग्नीट्यूड. अब अगर आप यहाँ देखें तो एस प्लस जी वन एस प्लस जी टू यानी कि तमाम ज़ीरोज़ का मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा, और इसी तरह डिनोमिनेटर में तमाम ज़ीरोज़ का, चाहे वो ओरिजिन पर हो या कहीं और लोकेटेड हो, उन तमाम का मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा. अब s की जगह पर जे ओमेगा को पुट किया गया है, क्योंकि हमने जो फंक्शन है, मैंने जो ऊपर भी आपको बताया था कि हम फंक्शन लॉग ऑफ ओमेगा के तौर पर देखते हैं इन दोनों प्लॉट्स को. मैं इसको जल्दी से कवर करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट इजीली समझ आ जाए और हम ज़्यादा टाइम भी इस पर वेस्ट ना करें. मैग्नीट्यूड को अगर आप देखें तो मैंने पहले ही आपसे ऊपर जिक्र किया है कि लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड का प्लॉट किया जाता है. तो अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करने लगेंगे तो आप जी ऑफ जे ओमेगा का लॉग लेंगे, और जब आप लॉग लेंगे तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उसको हम प्लस साइन के साथ लिख देंगे, और जो टर्म्स डिनोमिनेटर में आ रही हैं वो माइनस हो जाएंगी. सो अगर आपने डीबी में मतलब लेना होता है प्लॉट, जो कि हम डीबी के अंदर प्लॉट करेंगे, इसकी भी रीज़न क्या है जब हम प्लॉट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. वो ये बेसिकली ये है कि हम एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ को कंसिडर करना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम डीबी में कंसिडर करते हैं प्लॉट को. तो हमने यहाँ पर 20 लॉग ऑफ जे ओमेगा लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर की टर्म्स थी वो सारी प्लस के साथ लिख दी गई हैं, यानी कि ज़ीरोज़ प्लस 20 लॉग के साथ आ गए, और जो पोल्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव साइन के साथ आ गए, और उनका मैग्नीट्यूड इसी तरह से अंदर पुट कर दिया गया है. इसी तरह पैरेलल में चल रहा है फेज़ रिस्पांस, और अगर आप ये देखें कि फेज़ रिस्पांस जो है वो बेसिकली क्या है, सम है फेज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पांसेस का जो कि पोल्स और ज़ीरोज़ के हैं. अब न्यूमरेटर में क्योंकि जो ज़ीरोज़ हैं और डिनोमिनेटर में पोल्स हैं, तो फेज़ ऑफ द ज़ीरोज़ वुड बी सम्ड एंड फेज़ ऑफ द पोल्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड आउट. और इस पूरे को जब आप एक डायग्राम में शो करवाएंगे तो वो फेज़र प्लॉट कहलाएगा, फेज़ प्लॉट करवाएगा, और दोनों लॉग मैग्नीट्यूड और फेज़र प्लॉट मिल के बॉडे प्लॉट्स कहलाते हैं. सो हियर आर एग्जांपल्स. ये बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, इसको हम कवर करते हैं, फिर हम आगे कम्प्लेक्स एग्जांपल को भी देख लेंगे. जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस ए है, और जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस ए में एस की जगह पर जे ओमेगा पुट कर दिया है, और वो आप देखेंगे ये बन गया है जे ओमेगा प्लस ए. नाउ वी टेक कॉमन ए फ्रॉम हेयर, एंड हमारे सामने नज़र आ रहा है कि अगर हम ए को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर जे ओमेगा डिवाइड बाई ए प्लस वन बच जाता है. अब अगर आप ये देखें कि हम प्लॉट को देख रहे हैं एज फंक्शन ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा एज फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो जब फ्रिक्वेंसी बहुत थोड़ी है यानी कि ओमेगा बहुत ही छोटा है, तो ये टर्म ज़ीरो होती जाएगी, जिसको मैंने अभी ये अपने कर्सर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ. जे ओमेगा बाई ए छोटी होती जाएगी यानी कि ज़ीरो होती जाएगी, और सिर्फ जो आंसर बचेगा वो a इंटू दिस वन. सो जी ऑफ जे ओमेगा वुड बी इक्वल टू a. कहाँ पर, जब तक फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी है. कितनी थोड़ी है, a से छोटी है. a से छोटी, बहुत छोटी तमाम वो फ्रीक्वेंसीज़ जो भी आपके पास हैं ज़ीरो से लेकर a तक, उन तक आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ a के बराबर आएगा. यानी कि अगर यहाँ पर s प्लस 9 होता, s प्लस 10 होता, s प्लस 100 होता, तो जब तक फ्रिक्वेंसी 100 तक नहीं पहुँचती आपका जो मैग्नीट्यूड है वो a यानी कि 100 है. इसी तरह आपका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस dB में आएगा वो 20 लॉग ऑफ m यानी कि 20 लॉग ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ दिस टर्म राइट साइड, यानी कि 20 लॉग ऑफ a बच जाएगा. फिर है आपके पास वो तमाम फ्रिक्वेंसीज़ जब आपके पास ओमेगा a से बड़ा हो जाता है, यानी कि वो फ्रिक्वेंसीज़ जब ये न्यूमरेटर की टर्म इस डिनोमिनेटर से जो कि a है उससे बड़ी हो जाती है. सो वहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हम अगर ये कहते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी ओमेगा बहुत ज़्यादा बड़ी है a से, तो फिर जो डोमिनेंट टर्म है वो क्या है, जे ओमेगा बाई a,
अब ये हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अब पहले हमने इसको इग्नोर कर दिया था और सिर्फ 1 बच गया था, अब हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जो ओमेगा है वो ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो बेसिकली हमारे पास जे ओमेगा बाई ए इंटू ए, और ये आपका ए कैंसिल हो जाता है और सिर्फ जो आपकी डोमिनेंट टर्म बच जाती है वो ओमेगा है। या फिर आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जे ओमेगा प्लस ए लिखा हुआ है, तो इसमें जब ओमेगा बहुत बड़ा हो जाता है तो ए वाली टर्म बेसिकली मिनिमाइज हो जाती है या इग्नोर हो जाती है और ये डोमिनेंट टर्म होती है। पहले आप इस टर्म को इग्नोर कर रहे थे और सिर्फ ए बच रहा था, और अब आप इस टर्म को यानी कि ए को इग्नोर कर रहे हैं और जे ओमेगा बच रहा है। सो बेसिकली आपके पास क्या बच रहा है, ओमेगा, और साथ जो जे है वो बेसिकली अगर आप फेजर एंगल में रिप्रेजेंट करें तो वो एंगल रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्रीज का। इसी को अगर हम बॉर्डर प्लॉट पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखें कि जी ऑफ जे ओमेगा को हम प्लॉट करने लगे हैं यहाँ पर। अब ग्राफ शुरू किस मैग्नीट्यूड से हो रहा है, ये देखिएगा 20 लॉग ऑफ ए के मैग्नीट्यूड से। हमने क्या कहा था कि जब ओमेगा बहुत छोटा है और ए के बराबर मैग्नीट्यूड आ रहा है तो 20 लॉग ऑफ ए के बराबर आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है। और ये मैग्नीट्यूड कब तक 20 लॉग ऑफ ए के बराबर रहेगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट तक। कौन सा पॉइंट है ये, फ्रिक्वेंसी ए है जहां तक। जैसे ही फ्रिक्वेंसी ए से बढ़ती है यानी कि ओमेगा की वैल्यू ए से बड़ी होनी शुरू होती है, तो फिर ये वाली टर्म जो है, ये जो आपका ए था, ये इग्नोर हो जाता है और सिर्फ जो बचता है वो है जे ओमेगा। तो यहाँ से आप देखें कि ए तक हमारे पास 20 लॉग ऑफ ओमेगा ही 20 लॉग ऑफ ए बच रहा है, और जैसे ही ए फ्रिक्वेंसी आई है यानी कि आपका पोल या जीरो, जो भी आपके पास जीरो है इस केस में, वो आपके पास 10 पे लोकेटेड था, 20 पे था, 30 पे था, तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू 10, 20, 30 पर आपका पॉइंट आ जाएगा और वो उस पॉइंट से आप 20 dB पर डिकेड की स्लोप जो है वो अचीव कर लेंगे। सो दिस मीन्स कि आपने यहाँ से, क्योंकि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो 20 लॉग ऑफ ओमेगा के बराबर हो गया है, और क्योंकि ओमेगा बढ़ता जा रहा है तो दिस मीन्स कि आपकी जो लाइन है वो भी कोई कांस्टेंट नहीं होने वाली, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने वाली है। और वो किस तरह से इंक्रीज होने वाली है, 20 लॉग ऑफ ओमेगा के थ्रू। अब ये देखें, ये ओमेगा है, अगर जब हम इसका 20 लॉग लेंगे तो 20 लॉग ऑफ ओमेगा आ जाएगा। अब 20 dB पर डिकेड की स्लोप कहाँ से आई है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप ये देखें कि ओमेगा में 10 का चेंज आता है यानी कि ओमेगा ए से 10A हो जाता है, तो बेसिकली 20 लॉग ऑफ 10A हो जाएगा। और 20 लॉग ऑफ 10A का मतलब है 20 लॉग ऑफ 10 प्लस 20 लॉग ऑफ A। तो 20 लॉग ऑफ A में बेसिकली आपने क्या शामिल कर दिया, 20, क्योंकि 20 लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 20। सो बेसिकली बचा क्या कि 20 लॉग ऑफ A जो टर्म आ रही थी वो 20 लॉग ऑफ 10A पर जाने के बाद 20 लॉग ऑफ A प्लस 10 बन गई है। सो दिस मीन्स कि आपके 20 लॉग ऑफ A प्लस 20 बन गई है, क्योंकि 20 लॉग ऑफ 10 जो है वो 20 के बराबर है। तो एग्जैक्टली 10A पर पहुंचकर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो 18 से कुछ ऊपर यानी कि 20 प्लस 20 लॉग ऑफ ए बन रहा है। इसीलिए हमें पता लग रहा है कि एक डिकेड में जो ये स्लोप या जो इंक्रीज ये अचीव कर रहा है वो बेसिकली इक्वल है 20 dB के, जिस वजह से हमने कहा है कि ये इस जीरो पर 20 dB पर डिकेड की स्लोप लेगा और हमने उसे कंटिन्यूस आगे एट द एंड इन्फिनिटी तक इसी स्लोप के साथ चलने दिया है। अब देखते हैं इसका फेजर प्लॉट के बारे में एक उसूल याद रखिएगा, वो ये है कि जब भी आपका फेज चेंज होता है, आपका फेज कहाँ चेंज हो रहा है इस ग्राफ में, पॉइंट ए पर, तो एक उसूल रखा गया है कि आप ए से 10 डिग्रीज पहले डिकेड पहले और डिकेड बाद, यानी कि ए से 10 टाइम्स पहले 0.1A और ए के 10 टाइम्स बाद यानी कि 10A तक वो जो चेंज ऑफ फेज है उसे आप कवर करेंगे। चेंज ऑफ फेज कितना है, 90 डिग्री पर डिकेड का चेंज है। आप ये देख सकते हैं एग्जैक्टली जब आप पॉइंट ए पे पहुंचे हैं, जब ओमेगा बहुत ग्रेटर होने लग गया ए से, तो आपका जो चेंज आया है वो 90 डिग्रीज का है। अब आपने फेज देना है, पहले आपका फेजर जो यहाँ पर था, आप देखिए यहाँ पे कोई फेजर मौजूद नहीं है, ये एंगल 0 था। अब जो फेज है वो एंगल फेजर 90 के बराबर है। तो ये जो आपके पास फेज में चेंज आया है वो आपने पॉइंट ए पे शो करना था, लेकिन उसूल ये कहता है कि क्योंकि ये एसिम्प्टोटिक अप्रॉक्सीमेशंस हैं और अप्रॉक्सीमेशंस हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से फेज चेंज नहीं होता, सिस्टम का फेज कुछ पहले से ही चेंज शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपने कहीं से गाड़ी मोड़नी है तो आप स्टीयरिंग को पहले से मोड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट मोड़ पे पहुंच के आपने अचानक से 90 डिग्री का टर्न ले लिया।
सो एग्जैक्टली वो जो पहले से मोड़ लेते हैं, आप यही उसको एग्जाम्पल को समझें कि 0.1a वो थोड़ा सा पहले है और थोड़ा बाद तक आप उसको स्लाइटली वापस लेके आने के लिए मोड़ते रहते हैं, तो वो 10a है। मतलब कोई भी अगर ये 9 होता तो 0.9 से लेके आप लेके जाते हैं 90 तक, अगर ये 5 होता तो 0.5 से लेके जाते हैं आप 50 तक, और 90 डिग्री को 2 डिकेड्स में आपने क्योंकि डिवाइड कर दिया है तो ये 45 डिग्री दोनों में आ जाएंगे। तो मतलब इसका ये है कि 0 डिग्री से जब आप शुरू करें तो एग्जैक्टली 2 डिकेड्स के बाद आपके पास 90 डिग्री आना चाहिए, यानी कि एक डिकेड में आपके पास 45 डिग्री आना चाहिए, जिसका मतलब हुआ कि पर डिकेड जो इसकी स्लोप है वो 45 डिग्री है। सो 45 डिग्री पर डिकेड की इसकी स्लोप है। अब मैं आपको एक कम्प्लेक्स एग्जांपल इसके साथ साथ करा देता हूँ ताकि आपके लिए कुछ इजी हो जाए इसको अटेम्प्ट करना। सो बेसिकली okay, we have the draw the Bode plots for the system shown in figure this 10.10। यहाँ पर k into s plus 3 divided by s into s plus 1 और s plus 2 का ट्रांसफर फंक्शन लिया गया है। नाउ दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि यहाँ देखिए कि सिर्फ एक टर्म नहीं है, आपके पास ये जो 3, 1, 2 हैं ये सब कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज का मतलब ये है कि यहाँ पर जाके मैग्नीट्यूड और फेज अपनी वैल्यू चेंज करने वाले हैं, तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो प्लॉट है वो शुरू कहाँ से हो रहा है। तो अगर आपने ये देखना है कि आपका प्लॉट शुरू कहाँ से हो रहा है तो आपने सबसे पहले ऊपर वाली टर्म में से 3 कॉमन निकाल लिया, इस वाली टर्म में से 2, और यहाँ से 1 या 1 कॉमन ना भी निकालें तो वो एक ही बात है। सो आपके पास 3 ऊपर से कॉमन निकला और 2 नीचे से कॉमन निकला, तो 3/2 के आपके पास जो टर्म है वो एक कांस्टेंट बच गई है। सो 3/2 के का ये मतलब है कि जो आपका इनिशियल एक स्टेप है, बेसिकली वो जो आपका ग्राफ जहाँ से शुरू होगा वो एक गेन रखता होगा जो कि होगा 20 log of 3/2 के। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी हमारे पास गेन नहीं बचा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ 20 log of 1 से ही शुरू हो गया था या 20 log of a से ही शुरू हो गया था। ये देखें यहाँ पर हमने a कॉमन निकाला था और सिर्फ ये a बच गया था, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ जो है बोडे प्लॉट है वो 20 log of a से शुरू हो गया था। अब अगर यहाँ हम देखें इस एग्जांपल में तो यही गेन जो हमारे पास बच रहा है वो 3/2 बच रहा है, तो हमारा जो ग्राफ है वो 3/2 से शुरू होगा, 20 log of 3/2 से। नाउ पहली स्लोप जो हमें मिलेगी वो इस नेगेटिव यानी कि इस पोल की वजह से मिलेगी, और ये पोल क्योंकि ओरिजिन पे ही है तो पहला स्लोप यही हमें देगा, वो होगा -20 dB पर डिकेड। अगली स्लोप हमें मिलेगी कहाँ पर, अगली स्लोप हमें मिलेगी 1 पर, वो एक और -20 dB पर डिकेड की स्लोप शामिल करेगा। उसके बाद हमें स्लोप मिलेगी 2 पर, वो हमें एक और -20 dB यानी कि -20, -40, -60 dB की डिकेड की स्लोप हो जाएगी यहाँ पर जाके, और उसके बाद एक +20 dB की डिकेड की पर डिकेड की स्लोप आएगी पॉइंट नंबर 3 पे जाके। और इन तीनों ग्राफ्स को हमने बड़ा समझदारी से सम करना है, ये आपके सामने है। सबसे पहले ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, 20 log of 3/2 से। 20 log of 3/2 से ग्राफ शुरू हो रहा है, ये आप देख सकते हैं 20 log of 3/2 की वैल्यू बनेगी। और उसके बाद इसने स्लोप पकड़ी है नेगेटिव, क्योंकि आपके पास शुरू से ही ओरिजिन पर एक एस मौजूद है, और वो नेगेटिव स्लोप ये देखें, ये यही ग्राफ है जो नीचे सम हुआ है, उसने एक एक पॉइंट का अलग अलग लाइन बना दी है। ये -20 dB पर डिकेड की जो स्लोप है ये 0.1 से लेकर 1 तक रही है, यानी कि शुरू से लेकर 1 तक, और ये अचानक से -40 क्यों हुई है, क्योंकि 1 पे हमारे पास एक और पोल मौजूद है जो इस -20 dB पर डिकेड की स्लोप में एक और -20 dB पर डिकेड देगा, जिसकी वजह से स्लोप -40 dB पर डिकेड हो जाएगी। और इसके बाद एग्जैक्टली पॉइंट नंबर 2 पे यानी कि फ्रिक्वेंसी 2 रेडियंस पर सेकंड पे हमारे पास एक और पोल मौजूद है जो हमें -40 के अंदर एक और -20 देगा, और हमारी स्लोप 3 तक -60 हो जाएगी। ये एग्जैक्टली 3 रेडियन पर सेकंड तक -60 होगी, और 3 रेडियन पर सेकंड पे हमारे पास क्योंकि एक जीरो मौजूद है तो वो इस -60 में +20 dB पर डिकेड की स्लोप देगा, और ओवरऑल स्लोप -40 dB पर डिकेड होगी जो कि इन्फिनिटी तक जाएगी। सो आपने देखा कि बेसिकली हमारा ग्राफ 4 हिस्सों में टूटा हुआ है। पहला वो हिस्सा है जो इनिशियल चल रहा है, दूसरा वो हिस्सा है जो 1 के बाद है, तीसरा वो हिस्सा है जो 2 के बाद है, और चौथा वो हिस्सा है जो 3 के बाद है। और ये सारे हिस्से डिवाइड किसने किए हैं, जीरोज और पोल्स ने। जीरोज ने हमें दी +20 dB पर डिकेड की स्लोप जो कि ये -60 से +-40 पे ले गया, और पोल्स हमें देते रहे -20 dB पर डिकेड की स्लोप। ये आपने बात याद रखनी है मैग्नीट्यूड प्लॉट के हवाले से। इसके बाद हम देखते हैं फेजर प्लॉट। अब आप देखें कि फेजर प्लॉट के लिए जो आपकी पहली लाइन है 3/2s,
3/2s इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपने फेजर देखना है। तो 3/2s इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन पर ही आपके पास एक पोल मौजूद है, यानी कि आपका शुरू का ही जो फेज है वो -90 डिग्री से शुरू हो रहा है। अगर आपके पास 0 होता यानी कि 3s/2 होता तो आपका जो प्लॉट है वो +90 डिग्री से स्टार्ट होना था। तो -90 डिग्री से ये स्टार्ट होना है। उसके बाद एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास 1 पर एक पोल था, तो 1 पर एक पोल होने की वजह से हम 1 पे तो -90 नहीं देंगे, हम 0.1 से और 10 तक, 0.1 से लेके 10 तक एक स्लोप रखेंगे -45 डिग्री पर डिकेड की। फिर हमें याद है कि 2 पॉइंट पर भी हमारे पास एक पोल है, तो हम 2 पे -90 की अचानक पर डिकेड स्लोप नहीं देंगे, हम 0.2 से शुरू करेंगे। आप देखें ब्लू लाइन जो है ये 0.2 से शुरू हो रही है और ये 10 के बाद 20 तक जा रही है। सो दिस मीन्स कि हम 0.2 से लेकर 20 तक -45 डिग्री पर डिकेड की स्लोप देंगे। और जो लास्ट हमारे पास एक 0 है वो ये है आपके पास 3 पर। अब आप ये देखें कि 0.3 से लेके ये ब्लैक लाइन, ये जो मैं अब यहाँ से इंडिकेटर से शो कर रहा हूँ, ये 0.3 से स्टार्ट हो रही है और 30 तक जा रही है, ये आपके पास टर्म है और ये +45 डिग्री पर डिकेड की स्लोप रख रही है। अब आपको समझ आ रही है कि हमने डेसिबल्स में क्यों लिया, डीबी में क्यों लिया। आप देखें कि हम 0.1 फ्रीक्वेंसी को, 1 को, 10 को और 100 को एक ही ग्राफ में देख रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो एरिया है, ये 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 तक जा रहा है। फिर 1 के बाद 1.1 नहीं आ रहा बल्कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है। और 10 के बाद 11, 12, 13 नहीं आ रहा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आ रहा है। और 100 के बाद 110 नहीं आएगा, 200, 300, 400, 500 और 1000 तक जाएगा। सो कमिंग बैक टू द फेजर प्लॉट, अब आपने इन फेजेस को सम करना है। तो आप देखें कि 0.1 से लेकर यहाँ आपके पास ये जो 1 है, यहाँ पर 3 चेंजेस आ रही हैं। पहली चेंज है इधर से लेकर इधर तक, दूसरी चेंज है यहाँ पॉइंट नंबर 0.3 तक, और दूसरी चेंज है 0.2 तक और तीसरी चेंज है 0.3 तक। सो लेट्स ऑब्जर्व दीज चेंजेस। जहाँ से ये ग्राफ शुरू हुआ 0 से, वो -90 वाली जगह थी और -90 से इसने -45 डिग्री की स्लोप पकड़ी। क्यों? 3/2s की वजह से, क्योंकि हमारी -45 डिग्री पर डिकेड की स्लोप रहनी है। कहाँ तक रहनी है ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हम 0.1 से ये -45 डिग्री पर डिकेड की स्लोप 3/2s की वजह से नहीं है, 1/s+1 की वजह से है, जो कि 0.1 से लेकर हमें 10 तक लेके जाना है। ये 3/2s की वजह से नहीं, ये 1/s+1 की वजह से। सो 0.1 से लेकर 10 तक हमने -45 डिग्री पर डिकेड की जो स्लोप दी थी वो इस पहले वाले पोर्शन में ऐड होगी। तो पहले इस 0.1 से लेकर 1 तक, 0.1 से लेकर 0.2 तक हमारी -45 डिग्री पर डिकेड की स्लोप है। फिर 0.2 पे हमें ये पता है कि अगर आप यहाँ देखें कि -45 डिग्री पर डिकेड की एक और स्लोप आती है, और वो -45 डिग्री की स्लोप इस पिछली -45 डिग्री पर डिकेड की स्लोप में ऐड होगी और ओवरऑल स्लोप बन जाएगी -90 डिग्री पर डिकेड। -90 डिग्री पर डिकेड बनने के बाद अगर 0.3 वाला ये पॉइंट देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्लोप आती है +45 डिग्री पर डिकेड की, जो कि इस -90 डिग्री को -45 डिग्री पर डिकेड कर देती है। नाउ हैव अ लुक एट दिस पॉइंट जहाँ पर ये 10 पे जाके सीधा हो गया। अगर आप देखें कि 10 जो वैल्यू है वो बेसिकली एंड पॉइंट है 1/s+1 के फेज चेंज का, जो कि 0.1 से लेकर 10 तक होना था। तो 1/s+1 का जो इफेक्ट है वो 0.1 से लेकर 10 तक था, इसीलिए 10 तक इस -45 डिग्री पर डिकेड का जो इफेक्ट है वो ख़त्म होगा। तो -45 डिग्री पर डिकेड में से ये -45 डिग्री पर डिकेड गायब हो जाएगा, तो 0 डिग्री पर डिकेड की स्लोप बच जाएगी। अब आप देखें कि एग्जैक्टली 20 पर जाकर आपका एक और इफेक्ट ख़त्म हो गया। वो कौन सा है? जो आपका ये 1/s/2+1 था, यानी कि 1/s+2 था, जो कि 0.2 से लेकर 20 तक था। सो आपके दोनों जो नेगेटिव फेजेस थे वो 0.1 से स्टार्ट होने वाले और 0.2 से स्टार्ट होने वाले, वो 10 और 20 पे जाके रिस्पेक्टिवली एंड हो गए, जिसकी वजह से आपकी स्लोप जो -45, -90 और -45 पे जाके रुकी थी, वो अब इन इफेक्ट्स के ख़त्म होने की वजह से -45 से वापस 0 पे आ गई है। और फिर जब यहाँ पर 20 वाले पॉइंट पर इस दूसरे वाले पोल का इफेक्ट भी ख़त्म हो गया है, तो वो +45, यानी कि उसमें सिर्फ आखिरी वाले इस s/3+1 का इफेक्ट बाकी रह गया। अब s/3+1 का इफेक्ट कहाँ तक था? 30 तक। और अब आप ये देखें कि 10, 20 और 30, इस 30 पॉइंट पर +45 डिग्री पर डिकेड की
पॉजिटिव स्लोप आएगी और उसके बाद इसने एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर ली है। सो इस तरह से आपने अपने मैग्नीट्यूड और फेजर प्लॉट को डिवाइड करना है और आपका जो बोडे प्लॉट है वो तैयार हो जाएगा। आपने फेज प्लॉट में जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बेसिकली आपके अलग अलग फेजेस ऐड हो रहे होते हैं। जिस तरह से हमने इस S+1 वाले पोल के लिए, फिर S+2 वाले पोल के लिए और फिर S+3 वाले पोल के लिए, जीरोस पोल के लिए जो हमने बनाए थे फेजेस, उन्हें हमने रिस्पेक्टिवली उनकी उन रेंजेस में ऐड किया। जो 2 डिकेड्स में वो डिवाइडेड थे उन रेंजेस में ऐड किया। फेजर प्लॉट कंटिन्यूसली बढ़ता या डिक्रीज नहीं होता रहेगा, जबकि ये जो आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट है जो आपके ऊपर आपने यहाँ देखा था वो हो सकता है कि 20 dB पर डिकेड, 40 dB या कितनी ही dB पर डिकेड की स्लोप से कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक गिरता रहे या इंक्रीज करता रहे। सो ये दोनों मैग्नीट्यूड और फेजर प्लॉट्स की कहानी है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ बच जाती है जो कि है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में समझा देता हूँ ताकि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है इसके बारे में वो भी दूर हो जाए। सो हेयर इज़ द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन वाया बोडे प्लॉट्स। आपने यहाँ से स्टेबिलिटी को मेजर करना होता है और एक जो डायग्राम जो कि बहुत इजी है उसी से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये डायग्राम आप देखें, इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपका गेन प्लॉट जिस वक्त 0 dB को क्रॉस कर रहा होगा, अब देखें 0 dB को जिस वक्त वो क्रॉस कर रहा होगा उस वक्त आपने अपने फेज प्लॉट को देखना है कि वो -180 डिग्री, यहाँ पर आप -180 डिग्री या 180 डिग्री क्योंकि इक्वल होते हैं तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस। तो ये जो गेन प्लॉट है ये आपका 180 डिग्री से कितना अवे है वो बेसिकली एरिया आपको बताएगा, इतने डिग्रीज आपके पास फेज मार्जिन है। आपने कब ये देखना है, जब आपका गेन प्लॉट जो है वो 0 dB को क्रॉस कर रहा होगा एग्जैक्टली उस फ्रिक्वेंसी पे, यानी फ़र्ज़ करें ये फ्रिक्वेंसी थी 7 रेडियन पर सेकंड, तो आप 7 रेडियन पर सेकंड पे जाके फेजर प्लॉट पे देखेंगे कि क्या ये 180 डिग्री को टच तो नहीं कर रहा। अगर ये 180 डिग्री को टच नहीं कर रहा तो फिर जितना फासला है उससे वो सारे का सारा फासला आपका फेज मार्जिन है। और अगर ये 180 डिग्री को क्रॉस कर गया इसका मतलब है कि बेसिकली उस वक़्त आपका सिस्टम अनस्टेबल है, आपका कोई मार्जिन नहीं है, ना फेज मार्जिन है ना गेन मार्जिन है। इसी तरह गेन मार्जिन देखने के लिए आप यहाँ के 180 डिग्रीज को देखते हैं या -180 डिग्रीज को देखते हैं तो आपको उससे ये पता चलता है कि गेन मार्जिन क्या है। जब आपका ये जो फेजर प्लॉट है ये 180 डिग्री को टच करेगा, यानी फ़र्ज़ करें ये 10 रेडियन पर सेकंड पे टच कर रहा था, तो आप एग्जैक्टली 10 रेडियन पर सेकंड पे जाके इस मैग्नीट्यूड प्लॉट को देखेंगे कि वो मैग्नीट्यूड प्लॉट बेसिकली उस वक़्त 10 रेडियन पर सेकंड के वक़्त 0 डिग्री से कितना दूर है। तो फ़र्ज़ करें ये -40 dB पे यहाँ पहुँचा हुआ है, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट, तो -40 dB से 0 dB के बीच 40 dB का डिफरेंस है, तो आपका जो गेन मार्जिन है वो 40 dB बना। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। अब यहाँ पर आप देखें कि 0 dB को एग्जैक्टली ये जो छोड़ रहा है जिस पॉइंट पर वो ये वाला पॉइंट है जो कि आप कह सकते हैं 2 रेडियंस पर सेकंड है। और 2 रेडियंस पर सेकंड पे अगर आप एग्जैक्टली जाएं तो 2 रेडियंस पर सेकंड पे आपको जाके पता चलता है कि ये क्रॉस कर रहा है कुछ -90 और -135 के बीच में, जो कि आप कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर बुक वाले ने कोई पॉइंट कंसिडर किया तो हम वही कंसिडर कर लेते हैं। सो ही हैज़ कंसिडर्ड दैट पॉइंट एज if I can find it right over here at the point okay, so he has found it out right, 2 radian per second पे ही है और 2 radian per second पे he says that must be less than frequency of -180 degrees, so is approximated at okay, so I cannot find the exact value if I'm I guess मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। खैर विल ट्राई टू फिगर इट आउट ओवर हेयर। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो -20 dB पर डिकेड की स्लोप जहाँ पर स्टार्ट हो रही है, 0 dB जहाँ पर शुरू हो रहा है, तो ये जहाँ पर एग्जैक्टली क्रॉस कर रहा है दिस पॉइंट इज़ समहाउ इफ़ वी कॉल इट एज -120 या -110 dBs -110 डिग्रीज। तो -110 डिग्रीज और -180 डिग्रीज के दरमियान जो फासला है वो बेसिकली आपके पास
आपका फेज मार्जिन आ रहा है, और एग्जैक्टली -180 डिग्री पे जहाँ ये क्रॉस कर रहा है, तो -180 डिग्री पे अगर फ़र्ज़ करें ये 7 रेडियन पर सेकंड को क्रॉस कर रहा है, तो 7 रेडियन पर सेकंड 987 पे आप जाके देखेंगे और ये -20 dB पे आपको नज़र आएगा। सो जो गेन मार्जिन है वो आपको 20 dB का मिल रहा है इस डायग्राम में, और जो फेज़ मार्जिन है वो आपको बेसिकली समहाउ 70 डिग्रीज़ का मिल रहा है या 60 डिग्रीज़ का मिल रहा है at in this diagram. So this is the main points, और यहाँ से आपको एक चीज़ जो इसमें रह गई है वो बेसिकली ये है कि जो आपका मेन जो चीज़ है वो आपने फेज़ मार्जिन या गेन मार्जिन फाइंड आउट करने के बाद आपने देखना होता है कि बेसिकली आपका गेन एग्जैक्टली है कितना। सो जो आपका गेन है वो ये नहीं है, वो 20 log ऑफ m के बराबर आपने चल रहे होते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर -20 dB, -40 dB, -60 dB है, ये dBs में है क्योंकि रिज़ल्ट आ रहा है। सो बेसिकली आपने उस dBs को वापस कन्वर्ट करना है अपने गेन k में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्योंकि 20 dB का जो डिफरेंस है वो 7 रेडियन पर सेकंड पे आ रहा था, तो 20 dB इज इक्वल टू 20 log ऑफ k लेंगे आप, और 20 dB इज इक्वल टू 20 log ऑफ k लेने से ये हमारा मुराद है कि k की जो वैल्यू है वो 10 होनी चाहिए। सो k की वैल्यू 10 निकलती है, लेकिन हमने क्योंकि ये कहता है कि इस ग्राफ को प्लॉट करते हुए हमने पहले ही k की बजाय k/40 सपोज कर लिया था, जिसकी वजह से ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो k/40 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और k जो है वो 0 से लेकर 400 तक हो जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द गेन मार्जिन एंड द फेज मार्जिन एंड द बोडे प्लॉट्स। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। तब के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।